हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 35 का। 35 भी दोस्तों क्या कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एग्ज़ाम में आता ही आता है। 460 और 461 से ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो बात करते हैं चैप्टर 35 की। 35 में सेक्शन 460 से लेके 466 तक है। प्रोविज़न रिलेटिंग टू इर्रिगुलर प्रोसीडिंग्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर चैप्टर 35। सेक्शन है 460 से लेके 466 तक। अगला कोई पॉइंट, under CRPC, irregularities which do not vitiate the proceeding have been instated in section 460। दोस्तों irregularities which do not vitiate the proceeding provided है 460 के अंदर, और irregularities which vitiate the trial has provided under section 468। दोस्तों मैं वन लाइनर करा रहा हूँ, आप ये 460 और 461 बेरक से ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अंदर एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि कहाँ विशेड प्रोसीडिंग होगी 460 के अंदर और कहाँ नहीं होगी, ठीक है ना। 460 विच डू नॉट विशेड द प्रोसीडिंग और 461 विच विशेड द ट्रायल हैव बीन स्टेटेड इन 461। व्हेन एन इरेगुलरिटी इज कॉज इन अटैचमेंट एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 बाय द मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों ये कह रहा है, कंडीशन दे दी है कि भाई मान लीजिए अटैचमेंट एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, अटैचमेंट एंड सेलिंग अंडर सेक्शन 83 बाय मजिस्ट्रेट है हु इज़ नॉट एम्पावर्ड टू, तो इट वुड मेक द प्रोसीडिंग वॉइड। ये दोस्तों 468 के अंदर वन है, अटैचेज एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83। इसमें इरेगुलरिटीज़ है विच विशेड द प्रोसीडिंग। मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट है हु इज़ नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ इन दिस बिहाफ, और वो अटैच और सेल कर देता है प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, तो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ये 461 का ए दे रखा है, इसमें देख लीजिएगा आप। मैं कह रहा हूँ दोस्तों पूरी लिस्ट पढ़नी है और अच्छे से याद करनी है, लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ Section 462 of CRPP provide that no finding, sentence, order will be set aside merely because proceedings were in wrong place, except in cases in which it occasion a failure of justice। दोस्तों 468 में ये कह रहा है कि भाई कोर्ट्स की कोई भी फाइंडिंग हो, सेंटेंस है, ऑर्डर हो, आप उसे सेट असाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज प्रोसीडिंग वर इन रॉन्ग प्लेस। ये कहने पर कि रॉन्ग प्लेस पर प्रोसीडिंग हुई थी, तो इससे ना कोर्ट की कोई फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर सेट असाइड किया जा सकता, एक्सेप्ट केसेस किसी का फेलर ऑफ जस्टिस ना हो रहा हो। फेलर ऑफ जस्टिस, जहाँ जस्टिस फेल करेगा वहाँ तो कुछ बात ही नहीं रह जाती, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। सेक्शन 463 प्रोवाइड्स दैट इफ़ द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 164 281 of CRPC have not been complied with by magistrate recording the statement, it may not it may not withstanding anything contained in section 91 of Indian evidence take evidence in regard to such non compliance। दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है कि भाई 468 कहता है कि भाई जब भी आप कोई भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट तो उसका कंप्लायंस होना चाहिए 281 और 164 के अंदर, अदरवाइज इट मे नॉट एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 91 ऑफ इंडियन टेक एविडेंस इन रिगार्ड टू सच नॉन कंप्लायंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 464 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट नो फाइंडिंग ऑफ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। कह रहा है वो कोर्ट की कोई भी फाइंडिंग इनवैलिड नहीं होगी इस ग्राउंड पे कि चार्ज फ्रेम नहीं किया गया था, और द ग्राउंड ऑफ एनी एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी इन द चार्ज। चार्ज का मेन मुद्दा है कि चार्ज नहीं फ्रेम किया था, चार्ज फ्रेम किया था उसमें कोई एरर आ गया था, ओमिशन थी, इरेगुलरिटी इन द चार्ज, अनलेस सच एरर ओमिशन हुआ है मटीरियल एरर। अगर कोई मटीरियल एरर है, अगर कोई मटीरियल एरर नहीं है तो उसकी कोर्ट की इनवैलिड नहीं कर सकते, फाइंडिंग को इनवैलिड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए ये लगता है मटीरियल एरर है और लगता है कि कोर्ट को ओपिनियन में कि भाई कि फेलर ऑफ जस्टिस हो सकता है, तो जज क्या होगा, ऑर्डर कर सकता है चार्ज टू बी फ्रेम, ठीक है, न्यू ट्रायल की भी कह सकता है। ये लिखा है 464 के अंदर, आप पढ़ेंगे तो देख लीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों 465 के अंदर आ जाते हैं। 465 CRPC प्रोवाइड्स दैट नो फाइंडिंग और सेंटेंस ऑर्डर पास बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन। भाई कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहा है, कोर्ट इज कॉम्पिटेंट शैल बी रिवर्स अल्टर बाय कोर्ट ऑफ अपील, कन्फर्मेशन, रिवीजन ऑन द अकाउंट ऑफ एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलर। टेक्निकली इश्यूज होते हैं दोस्तों ये, तो एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटीज़ इन द कंप्लेन की वजह से देख लीजिए किस किस में कह रहा है, कंप्लेन, समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, जजमेंट एंड अदर प्रोसीडिंग। ये सारे पॉइंट ध्यान रख रहे हैं दोस्तों। आपको कह रहा है इनमें अगर कोई एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी आ भी जाती है
और किसी कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर क्या कहते हैं पास किया है, तो ना तो उसे रिवर्स किया जा सकता है ना अल्टर किया जा सकता किस ऑन द अकाउंट ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ था कोर्ट ऑफ नॉट कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन तो किया जा सकता है, बट यहाँ कह रहा है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा ये अनलेस अ फेलर ऑफ जस्टिस ऑफ द ओकेजन, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ रखा है। भाई जेलर अगर फेलर ऑफ जस्टिस होगा तो बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर फेलर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा 465 में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इफ़ ए मजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू ट्राई एन ऑफेंडर समरीली डज सो देन द प्रोसीडिंग आर विशिएटेड। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया आपका 461 से, कह रहा है कि एक मजिस्ट्रेट है वो एम्पावर्ड बाय नहीं है कि समरी ट्रायल करे और वो समरी ट्रायल कर देता है। तो दोस्तों 461 के अंदर ये पॉइंट है, एम जाके देख लीजिएगा, पॉइंट एफ में लिखा हुआ है ट्राइज एन ऑफेंडर समरीली, तो वो प्रोसीडिंग विशिएट। भाई द मजिस्ट्रेट इज़ नॉट एम्पावर एंड ही इज ट्राइंग समरी ट्रायल, तो प्रोसीडिंग विल बी विशिएट। ठीक है, प्रोसीडिंग आर विशिएटेड। नाउ दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, if a presiding judge fails to sign date of the judgment it amount to procedural irregularity curable under section 465(1) of CRPC। दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका जजमेंट सेक्शन का है, बट वहाँ पे ही लिखा हुआ है, बट हम यहाँ बता रहे हैं इसको कि मान लीजिए किसी जजमेंट में जज साइन और डेट करना भूल जाता है, फेल कर जाता है, तो इसका मतलब ये एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है जो कि क्योर की जा सकती है 465 के 1 में। 465 में मैंने आपको बताया कि फाइंडिंग सेंटेंस बताया ना, कोई भी कोई एरर है, हो सकता है किसी कंप्लेंट में, समन में, वारंट में, बताया ना एरर, फाइंडिंग नहीं सॉरी फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर, अगर इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज़ आ जाती है तो क्यूरेबल है 465 में। ध्यान रखेंगे, MM may release an accused on bail in non-bailable offence except when there are reasonable ground for believing that he has been guilty an offence punishable with death or imprisonment for life, or there are reasonable ground for believing that he has been guilty of cognizable offence and has been guilty of cognizance offence and has been previously convicted of an offence punishable with imprisonment for 7 years, or he has been previously convicted in 2 or more occasions of cognizable or punishable with imprisonment for 3 years। ठीक है, तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि MMA रिलीज़ कर सकता है एन एक्यूज इन बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे सीधा सीधा मोटा मोटा ये कह रहा है कि भाई MM में रिलीज़ एन एक्यूज ऑन बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस एक्सेप्ट कौन से भाई, पनिशेबल डेथ का इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है तो नहीं होगा, रीजनेबल ग्राउंड है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है इसने और ये प्रीवियसली भी कन्विक्ट है और 7 साल तक की पनिशमेंट है, और उसमें प्रीवियसली देख लीजिए, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हाँ देखो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, 3 साल से ज़्यादा के ऑफेंस है। अगर ये ऐसा रिकॉर्ड है तो भाई मजिस्ट्रेट क्यों रिलीज़ करेगा, तो मजिस्ट्रेट में रिलीज़ एन एक्यूज ऑन बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज व्हेन पनिशमेंट इज़ अप टू 3 years और उसमें प्रीवियस कन्विक्शन ना हो, कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब दुनिया भर का भरा है ना, तो इसमें तो ये लगते हैं कि बहुत हीनियस क्राइम कर रहे हैं, हैबिचुअल है, इनमें आदत होगी है करने की, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला वो कर लेते हैं, तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस सेक्शन के इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन की। सेक्शन 466 बात करता है नो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट टू बी अनलॉफुल। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट अनलॉफुल नहीं होगा बिकॉज ऑफ डिफेक्ट और एरर इन समन, कन्विक्शन, रेट ऑफ अटैचमेंट, अदर प्रोसीडिंग रिलेटिंग देयर टू। कह रहा है कि कोई सी भी प्रोसीडिंग हो, रेट ऑफ अटैचमेंट की, कन्विक्शन की, समन की, उनमें डिफेक्ट और एरर की वजह से कोई भी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट अनलॉफुल नहीं होगा दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।